हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये टॉपिक जो है ये केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट पार्ट है। अभी तक हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कोवैलेंट बॉन्ड देखा और कोवैलेंट बॉन्ड का हमने काफ़ी सारे अप्रोचेस देखे, जैसे कि हमने लुईस अप्रोच देखा है, साथ में ही हमने देखा हुआ है कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है और लास्ट में अभी हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट जितना क्लास 11th और 12th में आपको यूजफुल है और आपके एग्जाम्स में, नॉट ओनली इन बोर्ड एग्जाम, जितने ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितना ही यूजफुल है उतना ही टॉपिक हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप जेईई मेंस दे रहे हो, आप नीट दे रहे हो या फिर आप बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो, तो आप सभी के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं MOT। तो अब ये MOT होती क्या है? अभी स्टूडेंट्स हमने एक और टॉपिक पहले भी पढ़ चुके हैं, वो होता है VBT। अब VBT क्या होता है? देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम जो VBT जब पढ़ते हैं तो हमने VBT में क्या कहा कि ये एक ऑर्बिटल है। जैसे अगर हम मान के चलो H एटम है और H एटम में फर्स्ट ऑर्बिटल होता है, तो ये H का 1s है और साथ में अगर हमारे पास दूसरा H एटम है उसका भी क्या है, 1s ऑर्बिटल है। तो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में इस तरीके से ओवरलैप करते हैं और वो बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल। ये तो हमने देखा था, हमने ये भी स्टडी किया था कि मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। ये हुआ हमारा VBT का अप्रोच। अब मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, हमें क्या स्टडी करना है इसमें? मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी का ये कहना है कि जब कोई, ये क्या है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। सो MOT क्या कहता है? MOT ये कहता है कि जब कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे, ओवरलैप करेंगे, तब वो इस तरीके से ऑर्बिटल्स नहीं बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? यहाँ पर दो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। वो उनका कहना है कि दो नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब ये कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते, ये हम सभी स्टडी करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक है, सो अभी हमें समझ में आ गया कि VBT और MOT में क्या बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर हमने MOT में कहा कि हमारे पास में दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं और साथ में ही ये जो कहा ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ। तो अगर मैं VBT की बात करूं तो VBT किसके बारे में बात कर रहा है? VBT बात कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसके हैं? एटम्स के हैं। जबकि MOT जो बात करता है वो MOT बात करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो किसके लिए होते हैं? मॉलिक्यूल्स के लिए होते हैं। एंड आई होप आप सभी को एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का डिफरेंस तो पता ही है। तो VBT और MOT में ये बेसिक डिफरेंस है और हम इसी बेसिक डिफरेंस को क्लियर समझने वाले हैं और ये समझेंगे कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्यों VBT के ऊपर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब देखो हमारा पहला को हम कह रहे हैं कि भाई VBT क्या कहता है। देखो, VBT ये कहता है कि वहां पर ओवरलैपिंग होकर एक ही क्या करेगा, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं और फिर वो बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये जो VBT जो है, जब वो किसी का मैग्नेटिक नेचर बताता है, मैग्नेटिक नेचर बताता है, तो करेक्ट मैग्नेटिक नेचर जो बताता है वो बताता है MOT। जैसे कि अगर मान के चलो O2, अकॉर्डिंग टू VBT O2 कैसे होता है? उनका कहना है कि भाई O2 तो डायमैग्नेटिक है। O2 डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मीन्स क्या हो गया? जिसके पूरे ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो होता है O2। बट MOT क्या कहता है? MOT कहता है कि O2 तो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। O2 क्या है? पैरामैग्नेटिक है। तो वो पैरा, और ये सिर्फ कहता नहीं है, उसने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में भी बताया गया है कि O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। अब अगर O2 पैरामैग्नेटिक होता है तो फिर हम उसको किस तरीके से स्टडी करेंगे, ऐसे क्या पॉइंट्स है जो हमें स्टडी करना है, वो हम सभी आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। सो सिर्फ मैग्नेटिक नेचर ही नहीं, MOT और एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी।
एमओटी क्या एक्सप्लेन करता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स कैसे कि अगर वो बताता है कि भाई स्टेबल कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में H2 है, H2 प्लस है, H2 निगेटिव है, तो अगर ये तीन है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी तो आप बता ही दोगे। अब एक बार स्टेबिलिटी पता होने के बाद में हमें ये भी बताना पड़ेगा उसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, और वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हमें स्टडी करना है, प्रॉपरली स्टडी करना है, तो वो कौन एक्सप्लेन कर रहा है? वो एक्सप्लेन कर रहा है एमओटी, जो कि वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अब हम एक और बात करते हैं, वो करते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर की। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या कहता है? देखो, बॉन्ड ऑर्डर ये कहता है कि वीबीटी जब बताता है कि भाई किसी की बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है, वीबीटी बोलता है कि किसी की बॉन्ड ऑर्डर या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या फिर 3 हो सकती है। बट एमओटी जो है वो फ्रैक्शंस में भी बॉन्ड ऑर्डर बताता है। एमओटी जो बॉन्ड ऑर्डर बताता है वो किस में बताता है? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी बताता है। और उसी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे, जैसे मान के चलो 2.5 देन 1.5, सो ये भी बॉन्ड ऑर्डर हम एमओटी के थ्रू जो है वो निकाल सकते। तो ये सभी पॉइंट्स आप समराइज करके रखिए और अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिए कि हम वीबीटी और एमओटी का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और साथ में ही वीबीटी और एमओटी में ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो डिफर करते हैं, जो हमने वीबीटी में नहीं पढ़ा था बट अभी हम एमओटी में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया है और आपने इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रख लिया है। ओके, चलो, ऑफ एमओटी, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ एमओटी। अब एमओटी के क्या क्या पोस्टुलेट्स है, पहले अभी हम ये स्टडी करते हैं। तो अभी हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने ये कहा कि जब कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एओ मीन्स क्या हुआ यहाँ पर? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तब वो बनाएंगे यहाँ पर कॉम्बिनेशन होकर, तब अगर वीबीटी के बेसिस पे बन रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगी? सिंपल सी ओवरलैपिंग होगी। बट अगर एमओटी के बेसिस पे बन रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? दो ऑर्बिटल क्या होंगे? न्यू फॉर्म्ड होंगे। अब हम ये देखते हैं कि दो ऑर्बिटल न्यूली फॉर्म्ड कैसे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एमओटी क्या मानता है। हमने इसके पहले भी देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल नेचर भी होता है और साथ में वेव नेचर भी होता है। और एमओटी जो अपना जो वर्क करता है वो स्पेसिफिकली वेव नेचर के ऊपर करता है। ठीक है, इट मींस वेव मैकेनिक्स जो है इसके ऊपर एमओटी ने अपनी थ्योरी बताई है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो मैंने जब डी ब्रोगलीज इक्वेशन समझाया था तब मैंने एक कॉन्सेप्ट और समझाया था जिसको हमने कहा था वेव इन फेज एंड वेव आउट ऑफ फेज। वेव इन फेज और सेकेंड जो आई थी वो थी वेव आउट ऑफ फेज। अब देखो, वेव इन फेज एंड वेव आउट ऑफ फेज क्या होता है? वेव इन फेज इट मीन्स, कंसिडर करो ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है एज अ वेव। एज अ वेव इट मीन्स जब वो रोटेट करेगा तो वो इस तरीके से रोटेट कर सकता है। अब यहां तक आ गया वो अपनी फर्स्ट पोजीशन पे। अब जब वो वहां से मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा तो उसके पास दो रास्ते हैं। कैसे दो रास्ते? या तो वो सेम पाथ ले सकता है या फिर वो कोई और भी पाथ ले सकता है। अगर वो सेम पाथ लेता है तो इट मीन्स ये क्या हो रहा है? इसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। अगर सेम पाथ लेता है तो वो सेम क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ओवरलैप कर रहा है। बट अगर देखो ये इसको सेम ऐसे यहां ड्रॉ करती हूँ और हमने ये कहा कि ये क्या हुआ, उस पर्टिकुलर यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो हमने ये कहा कि ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया था। अब एक राउंड तो उसने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड राउंड में अगर वो सेम पाथ ना लेते हुए अगर उसने अपना इस तरीके से पाथ चेंज कर दिया, क्या किया उसने? इस तरीके से पाथ चेंज कर दिया, तो उसे कहा जाता है वेव आउट ऑफ फेज। उसे क्या कहा जाता है? वेव आउट ऑफ फेज। और यहां पर जो है हम वेव इन फेज एंड आउट ऑफ फेज क्या देखने वाले हैं वो अभी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप मान के चलो ये हमने डी ब्रोगलीज इक्वेशन में स्टडी किया था। अब हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जैसे अगर ये देखो ये वेव है,
ये इस तरीके से वेव है, इस वेव में हमने इसको प्लस साइन दिया और इसको माइनस साइन दिया। यूजुअली ये प्लस और माइनस साइन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्रेस्ट के लिए, और ये जो हमें अच्छे से पता है ये होता है ट्रफ के लिए यूज कर रहे हैं। अब देखो प्लस और माइनस साइन, अब मान के चलो कि कोई एक और जब वो सेकेंड राउंड ले रहा था तब से सेकेंड राउंड लेते वक्त उसने क्या हुआ कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ओवरलैप हुई, ट्रफ के ऊपर ट्रफ ओवरलैप हुई। ठीक है, ये एक फर्स्ट वो हो गया और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगी तब वहां पर क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर प्लस और माइनस, जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है इट मीन्स उनकी साइज जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपको और याद है कि जब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टडी किया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी रिलेटेड टू वेव ही है, उसको 3 कोऑर्डिनेट्स में कैसे मूव करता है वो हमने स्टडी किया था, और वहां पर हमने कांस्टेंट यूज करते हैं और वो कांस्टेंट होता है साई। सो ये इसको मान के चलो, ये हमारे फर्स्ट वेव की बात कर रहे हैं तो हम इसको साई 1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको क्या ले लेते हैं, साई 2 ले लेते हैं। तो जब भी कोई वेव इन फेज होती है इट मीन्स क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ओवरलैप हो रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ ओवरलैप हो रहा है, तब वहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तब क्या होता है वहां पर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है मींस क्या हो रहा है कि दोनों में एडिशन हो रहा है। किस किस का एडिशन हो रहा है, देखो साई 1 प्लस साई 2 का एडिशन हो रहा है और वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब वहां पर बनती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनते हैं वहां पर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसके BMO कहते हैं, हम उसको सिंपली एज अ BMO कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमने सेम वेव ली है, यही वेव ली हमने, जैसे हमने इसको प्लस दिखाया, हमने माइनस दिखाया, और अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर प्लस है, माइनस है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ कंसिडर दिस वन एज अ साई 1 एंड साई 2। अब हम दूसरा पाथ स्टडी करेंगे। दूसरा पाथ जब हम स्टडी कर रहे हैं, आप देखो फर्स्ट वेव में से सेकेंड वेव को जब आप माइनस करते हो, फर्स्ट वेव में से जब आप सेकेंड वेव को माइनस करते हो तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर तो बहुत ही कम बचेगा या तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, और इस सिचुएशन में इस इंटरफेरेंस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वहां पर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ABMO। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या स्टडी किया, हमने ये कहा कि साई हमने किसके लिए लिया था, वेव नेचर के लिए। तो जब ये ऐड होते हैं तब उनमें जब एडिशन हो रहा है, देखो साई 1 और साई 2 का एडिशन होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और साई 1 और साई 2 का जब सब्सट्रैक्शन होगा तब वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और हमें इस तरीके से ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और साथ में ही हमें ये भी याद रखना है कि ये सभी जो ऑर्बिटल्स है इन सबकी स्टेबिलिटी भी हम याद रखेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी देखो हम किस तरीके से याद रखते हैं, इसकी स्टेबिलिटी जो हम याद रखते हैं वो हम कहेंगे कि ये जो होता है इसके पास में बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी रहती, इट इज हैविंग लेस एनर्जी, और इसीलिए ये कैसे रहता है, मोर स्टेबल रहता है। इसके पास कम एनर्जी है इसीलिए BMO हमेशा, BMO इट मीन्स कौन सा हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कम एनर्जी रहती है इसलिए ज्यादा स्टेबल रहता है। सेकेंड सिचुएशन में इसके पास में ज्यादा एनर्जी रहती है, मोर एनर्जी, इसके पास में मोर एनर्जी रहती है, और इसीलिए ये क्या रहता है, लेस स्टेबल, ये होता है लेस स्टेबल। सो स्टूडेंट, जब भी कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमने कहा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग, उनका ये कहना है कि इस तरीके से ओवरलैपिंग नहीं होती, क्योंकि ये तो VBT का कॉन्सेप्ट है। MOT ये कहता है कि ओवरलैपिंग जब होगी तो हो सकता है कि वहां पर पहले एडिशन हो या फिर सब्सट्रैक्शन हो। एडिशन होता है तो BMO फॉर्म होंगे, BMO इट मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर सब्सट्रैक्शन होता है तो क्या फॉर्म होंगे, ABMO। ABMO इट मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है कि BMO में हमेशा कम एनर्जी होती है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ABMO में क्या है, ज्यादा एनर्जी है और इसीलिए वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। आप सभी इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिए या तो फिर
स्क्रीनशॉट लेके रखिए, फिर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ स्टार्ट करते हैं और वो है टाइप्स ऑफ एमओटी ऑर्बिटल्स। तो अभी हमने देखा कि भाई जब टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते थ्रू एडिशन और थ्रू सब्सट्रैक्शन, तो वो क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और साथ में ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनाते हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस हम यहाँ स्टडी कर लेते हैं जो किसके किसके बीच में है, वीबीटी और एमओटी के बीच में, आगे का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। अब वीबीटी और एमओटी के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो जब वीबीटी और एमओटी जब होता है तो इसमें क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, सिंपली ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वहां होती है और मॉलिक्यूल बन जाता है। और यहां पर हम क्या कहते हैं, यहां पर ओवरलैपिंग होने के बाद में हम ये कहेंगे कि यहां पर क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। आफ्टर ओवरलैपिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होते हैं। यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एस होता है, पी होता है, डी होता है या फिर एफ होता है, ये इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। बट अगर हम एमओटी की बात करें, एमओटी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिफरेंट होते हैं, जैसे कि सिग्मा होते हैं और पाई होते हैं, सिग्मा स्टार होता है और पाई स्टार होता है। अब यहाँ पर देखो, समझो ध्यान से, ये स्टार स्टार जो वर्ड यूज किया गया है वो होता है स्पेसिफिकली एबीएमओ के लिए। एबीएमओ को, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, जब भी हमें एक्सप्रेस करना है, बताना है, तब हम वर्ड यूज करते हैं स्टार। सो स्टार का मीनिंग क्या हुआ कि वो एबीएमओ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि जो जैसे हमें पता है सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड में कैसे होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि सिग्मा ऑर्बिटल्स किस तरीके से बनते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स देख रहे हैं हम, सिग्मा ऑर्बिटल्स। जैसे कि अगर मान के चलो हमारे पास ये 1s ऑर्बिटल है, दूसरा भी हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, और अगर ये दोनों 1s ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं तो ये क्या करेंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ये फॉर्म होंगे तो ये कौन से बनाएगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। और अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो यहां पर जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो क्या होंगे, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, इस तरीके से बनते हैं। देखो ये जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने प्लस कहा, यहाँ पर भी प्लस, प्लस इट मीन्स हम न्यूक्लियस की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमेशा पॉलीसेंट्रिक होते हैं, उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सो इन दोनों में तो ये कौन सा हो रहा है, यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई दोनों की, इन दोनों में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी बढ़ गई। इट मीन्स ये कौन सा था, ये बना है बीएमओ। और कौन सा बीएमओ, ये सिग्मा 1s। ये कौन सा बना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है और साथ में सिग्मा 1s बना हुआ है। अब देखो, अब अगर हमने इन दोनों का क्या किया, हमने इन दोनों को यहाँ पर एडिशन किया था, जैसे कि हमारा psi1 प्लस psi2 था, यहाँ पर हम psi1 माइनस psi2 करते हैं तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये इस तरीके से ऑर्बिटल्स बनाते हैं। देखो ये इस तरीके से ऑर्बिटल्स बनाएंगे और ये जो मिडल वाला ये रहेगा, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है और इसीलिए इसको कहा जाएगा नोडल प्लेन। इसको क्या कहा जाएगा, नोडल प्लेन। ये क्या हुआ, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन इस हम इसके पहले भी देख चुके हैं, आप सभी को ये नोट डाउन करना है अपनी अपनी कॉपी में, ताकि हमें शेप्स पता होने चाहिए कि बीएमओ के शेप्स क्या होते हैं, एबीएमओ के शेप्स क्या होते हैं और कितने नोडल प्लेन्स होते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो ये कौन सा बना है, सिग्मा 1s बना। यहां पर कौन सा बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। कौन सा बना है, ये सिग्मा स्टार 1s बना, यहाँ पर सिग्मा 1s है। तो इसी तरीके से जब आप 2s बनाओगे, आप 3s बनाओगे, तो ये भी हमें वहां पर प्रॉपरली बताना पड़ेगा। एक चीज और हमें याद रखनी है, एमओटी में हमें कौन सी चीज याद रखनी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्टार पॉइंट बना के रखो और स्टार पॉइंट में हम लिखेंगे स्पेसिफिकली एमओटी के बेसिस पे हम स्टार पॉइंट में ये लिखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो भी कोई किसी एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल must have, combination of atomic orbital must have near or
nearly equal, must have equal, I will say here equal. A combination of atomic orbitals must have equal or nearly equal energies. जो नियरली इक्वल एनर्जीज है या फिर जिनकी इक्वल एनर्जी है उसी में ये क्या कर सकते हैं, वहां पर वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, और हमें एक चीज क्या याद रखनी है, यहाँ पर भी ये याद रखने हैं कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड कैसे रहेंगे, जैसे अगर मान के चलो ये 1s है, आप कंसिडर करो ये 1s है और ये भी 1s है, तो 1s मिला के 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे। अगर आप मान के चलो ये कितने हैं, 3 है और ये 3 है, 3 और 3 मिला के कितने हुए, 6। अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। ये सब चीजें हमें याद रखनी है। आई होप आपने ये नोट डाउन करके रख लिया है, जिसमें हमें ये पता चला कि सिग्मा और सिग्मा स्टार किस तरीके से बनते हैं और उनका शेप क्या होता है। ठीक है, नोट डाउन करके रखिए। इसके जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में हमें ये लिख के देखना पड़ता है, और ये बन गया है हमारा सिग्मा ऑर्बिटल्स। अब हम देखते हैं कि पाई ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे कि पाई ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। ये तो हमने देख लिया कि भाई सिग्मा ऑर्बिटल्स इस तरीके से बनते हैं 1s में, है ना। अब देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि अगर मान के चलो आप एग्जांपल लो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में कितना होता है, 1 2 3, N2 मॉलिक्यूल है ना, N2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो N2 मॉलिक्यूल में तो देखो ये जो मिडल वाला जो होगा वो होगा सिग्मा, और ये ऊपर वाला पाई होगा, नीचे वाला पाई होगा। इट मीन्स जब 2p, क्योंकि N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, तो ये 2p3 इन्वॉल्व हो रहा है। देखो 2p3 इन्वॉल्व हो रहा है, तो इट मीन्स इन तीनों p ऑर्बिटल में से, इन तीनों px py और pz में से ऐसे कोई एक ऑर्बिटल है जो क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। और वो जो ऑर्बिटल होगा, तो सिग्मा बॉन्ड में हमने पहले 1s देख लिया, अब हम देखते हैं कि p ऑर्बिटल किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और ये स्पेसिफिकली बनाते हैं PZ, हम कंसिडर करते हैं उसको, क्योंकि हमारे पास कौन सा होता है, PX होता है, PY होता है और PZ होता है। तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि PZ जो है वो क्या बना रहा है, सिग्मा ऑर्बिटल्स बना रहा है। तो कैसे बनाएगा वो सिग्मा ऑर्बिटल्स, देखो ये है पाई जिसमें प्लस और माइनस हो गया। अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे और ये क्या होगा, अब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे इट मीन्स psi1 और psi2 को जब प्लस करते तो ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पर जब आप इसको शो करोगे, जब इसका क्या करेंगे, हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो हम डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। देखो इसको याद रखने की कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको इसको इसी तरीके से याद करना है। और ये जब आप इसको याद करोगे, देखो ये जो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई वो क्या हुआ, इसका नोडल प्लेन। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, नोडल प्लेन कहते हैं, जिसमें से ये पॉजिटिव हो और ये क्या हुआ, नेगेटिव। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव ओवरलैप कर रहा है और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इट मींस ये कौन सा बॉन्ड बना है, ये बना है सिग्मा BMO। ये तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और सिग्मा कौन सा BMO है, ये सिग्मा PZ। कौन सा है ये, सिग्मा PZ ऑर्बिटल बना है और वो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम देखते हैं, जैसे अगर मान के चलो इसमें 2p भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको 2p भी ले सकते हैं। ओके, सो देखो अब नेक्स्ट देखो हमने यहाँ पर ये लिख लो 2pz और ये भी 2pz लिखो तो हमें अच्छे से याद रहेगा। अब हमने फिर से 2pz लिया, दूसरी सेकेंड सिचुएशन। अब सेकेंड सिचुएशन में देखो ये भी प्लस है, ये भी माइनस है। अब इसको हम माइनस कर रहे हैं, जब प्लस और जब हम इसको माइनस करते हैं तब हमें पता है कि psi1 माइनस psi2 जब होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कौन सा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वहां जो बनेंगे वो होंगे ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तब ये देखो ये किस तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस तरीके से बनाते हैं। देखो
ये इस तरीके से ऐसे छोटे लोब्स बनते हैं, ये शेप होता है, एक्चुअल में क्या है, ये इनका शेप है। और जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, ये क्या है, नोडल प्लेन। और यहाँ पर कितने नोडल प्लेन दिख रहे हैं हमें, 3 नोडल प्लेन दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 नोडल प्लेन दिखने की वजह से वहां पर हम बता सकते हैं कि ये ABMO ऑर्बिटल्स बन चुके। और ये कौन सा था, सिग्मा 2pz था, ये है सिग्मा स्टार 2pz। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो सिग्मा के हमने कौन कौन से देखे हैं, सिग्मा एस और एस शेप का देख लिया और साथ में ही सिग्मा 2pz का देख लिया है। तो चलो आप सभी इसको या तो स्क्रीनशॉट लेके रखिए या तो फिर अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। अभी हम आते हैं हमारे थर्ड के ऊपर। जैसे तो ये सिग्मा ऑर्बिटल्स बन गए, हमने सिग्मा सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स देख लिया है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से ये पाई ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये, पाई ऑर्बिटल्स। पाई ऑर्बिटल्स मींस क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पाई ऑर्बिटल साइड वाइज। तो हमारे पास में px है, px इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, जब ये px और ये एक दूसरे के साथ में कंबाइन होंगे, ठीक है, तो ये क्या px जब कंबाइन होंगे तब वो क्या बनाते हैं, तब ये बनाएंगे पाई ऑर्बिटल, जिसे हम क्या कहेंगे, पाई। एक तो पहले तो BMO होगा और साथ में हम कहेंगे पाई px। और जब ये पाई px बनाएंगे तो यहाँ पर के देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहाँ पर नोडल प्लेन बन जाता है और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, psi1 प्लस psi2 है। अब नेक्स्ट वो इसमें देखो, अभी हमने क्या किया, फिर से एक ले लिया है जिसमें हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टडी करना है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये माइनस होगा और अगर ये माइनस होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तो देखो ये किस तरीके से बनाते हैं, ये एक्चुअली ये इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। ये ऐसे, यहाँ पर एक पॉइंट रहता है, फिर इसमें नोडल प्लेन और यहाँ पर भी क्या होगा, देखो यहाँ पर इस तरीके से बटरफ्लाई जैसा लगभग ऐसा शेप आता है। और ये जो है ये क्या है, ये नोडल प्लेन है। क्या है, नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन अगर आपने देखा होगा तो हम ज्यादातर ABMO में ही नोडल प्लेन बना रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी कोई दो वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मतलब psi1 माइनस psi2 हो रहा है, उस कंडीशन में कहीं कहीं की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका ABMO बना है जिसको हम क्या कहेंगे, पाई स्टार px। एंड सिमिलरली हम इसको py की तरह भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है अच्छे से। ओके देन, चलो आप इसको नोट डाउन करके रखो। अब ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे।